नमस्कार, जय हिंद। आज संविधान को जानने की प्रक्रिया के तहत जो आज का पूरा एपिसोड केंद्रित होगा वो होगा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का क्या है, बल्कि एक तरह से यह जज मेड डॉक्ट्रिन है। विभिन्न केस के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन वादों को, केसों को निपटाया और उसके बाद कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके तहत यह पूरा निर्धारित होता गया। बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत साफ अर्थ है कि कोर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या वो सिद्धांत, वो भावनाएं, वो सार तत्व जो संविधान की नींव हैं। अगर इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें कोई भी संशोधन किया गया तो संविधान की मूल भावना आहत हो सकती है, विकृत हो सकती है, और इसीलिए यह सिद्धांत लाया गया। और हम लोग अंत में देखेंगे कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर, इस मूल ढांचे को क्यों संविधान के तहत न्यायालय ने यह कहा कि इसे संसद भी संशोधित नहीं कर सकती। शुरुआत होती है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का विकास कैसे हुआ जब यह संविधान में नहीं था। आजादी के बाद जब स्वतंत्र भारत की सत्ता पंडित नेहरू के हाथों में आई तो पहला ही जो एक समस्या देखी गई वो थी असमानता को मिटाने की, और इसमें सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के वितरण को, जमींदारी उन्मूलन। और आप सब जानते हैं कि पंडित नेहरू समाजवाद से बहुत प्रेरित थे और वो चाहते थे कि जो रिसोर्स हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन समाजवादी तरीके से हो। तो बट ऑब्वियस है, पहला संविधान संशोधन किया गया, और पहला संविधान संशोधन संविधान के लागू होने के जस्ट एक साल बाद 1951 में ही कर दिया गया। और पहले संविधान संशोधन के तहत एक नवी अनुसूची लाई गई, 9 शेड्यूल, और इसी में एक और पक्ष लाया गया, और वो ये था कि एक 31B को जोड़ा गया। अब इसके तहत जो वार्ताएं शुरू हुई, जो बातें शुरू हुई, नवी अनुसूची में यह कहा गया कि यदि किसी विषय को नवी अनुसूची में डाल दिया गया तो इसका न्यायालय एक तरह से पुनरावलोकन नहीं कर सकती, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाए। एक तरह से संसद ने अपना अधिकार बनाना चाहा और कहा कि अगर हमने फैसला ले लिया तो अब इस पर न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। और इसका मतलब है यहीं से एक तरह से प्रतिद्वंदता शुरू हुई कि शक्तिमान कौन है, मतलब सर्वोच्चता किसके पास है, संसद के पास है या फिर न्यायालय के पास है। और इस सारी प्रक्रिया में अगर देखें तो हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को समझना होगा। आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध, सिटीजन के पास है स्टेट के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि हमारी कार्यपालिका के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। इसका मतलब यह है कि स्टेट चाहेगी, अगर उसके पास पावर हो तो चाहेगी मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर पाए। और यहीं से एक और चीज शुरू होती है जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें समाजवाद, उदारवाद और गांधीवादी मूल्य हैं। उसे लागू करने के लिए सरकार बड़ी आकर्षित रहती है कि इससे अपनी शक्ति का एहसास कराए, अपनी जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए डीपीएसपी को लागू करने की कोशिश करे। लेकिन आप सबको पता है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हम डीपीएसपी लागू करें तो न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकार हनन हुआ किसी व्यक्ति का, नागरिक का, तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारी जो पहला बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का पहला चीज समझिए, ये लड़ाई है प्रभुत्व की। कौन शक्तिमान? वैसे तो जब संप्रभुता की शब्द आता है कि भारत में संप्रभु कौन है, तो हमारे संविधान के उद्देशिका की पहली लाइन है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया,
हम भारत के लोग। मतलब जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में है। लेकिन ये भारत के लोगों में है तो भारत के लोगों ने किसको दी? तो भारत के लोगों ने संविधान को दी। तो हमारे यहां संविधान संप्रभु है। जैसे अमेरिका में न्यायपालिका संप्रभु है, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, उसी तरह हमारी जनता संप्रभु और उसके बाद हमारे संविधान संप्रभु है। पहली चीज, अब जब संविधान संप्रभु है उसमें चीजें लिख दी गई, तो साथ ही साथ संसद को अनुच्छेद 368 के तहत यह भी अधिकार है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन, तो इसका मतलब तो एक तरह से हुआ कि अगर संविधान संशोधन कर सकती है संसद, तो कहीं संसदीय तानाशाही, लोकतांत्रिक तानाशाही तो नहीं आ जाएगी। ऐसे में अब आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की व्याख्या का अधिकार उसको है। अतः कई मायनों में उसने संसद की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया, और इसी ताने बाने में इन्हीं के प्रतिद्वंदता के बीच ये बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत उभरता है। संसद चाहेगी कि मूल अधिकार थोड़े सीमित हो, तभी तो ताकत दिखाएगी। डीपीएसपी लागू हो और न्यायपालिका कहेगी नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के तहत अन्य चीजों को भी ले आएगी। तो सबसे पहले 1951 में, जैसा मैंने कहा कि पहला संविधान संशोधन आता है, और पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और 31B, जैसा मैंने कहा, यह भी जोड़ दिया गया कि 9वीं अनुसूची न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर होगी। अब जब यह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार कानून आया। अब जमींदारों की भूमि छीनी जाने लगी और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। लेकिन एक तरफ तो यह बात कहता है, तो दूसरी तरफ हमारे पास आर्टिकल 19 क्लाज 1 का सब क्लाज F, और साथ ही साथ हमारे पास डीपीएसपी में ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जो व्यक्तियों को एक तरह से संपत्ति का अधिकार देते थे। और आप सबको याद होगा, शुरुआत में तो आर्टिकल 31 मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। तो जब संपत्ति हमारी है, जमींदारों ने कहा हमारी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, और दो अधिकारों के तहत आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज F और आर्टिकल 31 के तहत अब अलग अलग जगहों पर लोग कोर्ट में जाने लगे, और कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ यह अपील करने लगे कोर्ट में कि हमारी आखिर जमीन छीनी कैसे जा सकती है, जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिया गया है अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसे में पहला केस आता है, और वो पहला केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है 1951 में ही शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन। और शंकरी प्रसाद केस में जब सारी सुनवाई होती है तो जज ये निर्णय लेते हैं कि भाई संसद को अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकता है। मतलब जो संशोधन किए गए उस संशोधन का अधिकार संसद को दे दिया गया। मतलब सरकार के पास, संसद के पास यह ताकत है, यह शक्ति है कि वह किसी भी तरह के संशोधन को लागू कर सकती है। और जब ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली शंकरी प्रसाद को एक तरह से उनकी जमीन वितरण के लिए दे दी गई। सेम कुछ वर्षों बाद जब सज्जन सिंह का केस आता है, जहां तक शंकरी प्रसाद बंगाल के बड़े जमींदार थे, पश्चिम बंगाल हो चुका था, तो दूसरी तरफ जो सज्जन थे वो राजस्थान के जमींदार थे, वो भी 1965 में जाते हैं, और सेम एक तरह से निर्णय यहां रिपीट किया जाता है, और रिपीट करके कह दिया जाता है कि संसद को यह पूरा राइट है कि वह संशोधन कर सकती है, अतः इसे चुनौती ना दी जाए। और इन सबके पीछे इस बात को समझते हुए आर्टिकल 13(2) में को समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार यह कहता है कि राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the rights conferred by this part and
एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लास सेल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेशन बी वॉइड। मतलब बड़ा साफ था कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या संक्षिप्त करता। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे विवाद को समझने के लिए। आर्टिकल 13 कहता है, उसका क्लॉज 2 देखिए, कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो इसके किसी भी विधि उसको उल्लंघन, मतलब इसमें यह कहो कि अधिकारों को छीनता या संक्षिप्त करता। फंडामेंटल राइट को यदि कोई कानून बनाया गया और वो अगर उसे छीनता हो या न्यून करता हो तो उसे विधि शून्य माना जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। अब जब 13(2) था तो 13(2) तो साफ कहता है, इसका मतलब कि संसद ने जो नवी अनुसूची लाई, जो उसने प्रावधान जोड़ा, तो शून्य हो जाना चाहिए क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन शंकरी प्रसाद केस में और सज्जन प्रसाद केस में यह कहा गया कि 13(2) में जो बात कही गई उसमें जो लास्ट शब्द लिखा गया है वो उससे अलग है। मतलब संविधान संशोधन अलग बात है भाई, विशेष बात है। यह परंपरागत कानूनों की बात कर सकता है, जो संसद के संविधान संशोधन की क्षमता है, अधिकार है, वो इससे बाधित नहीं होता। मेरे ख्याल से बड़ा स्पष्ट हो गया होगा कि शंकरी प्रसाद केस में यह निर्णय दिया गया कि एक तरह से संविधान संशोधन अलग है और यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यह अलग है, और आर्टिकल 13 की बात अलग। जबकि अगर ध्यान से पढ़ें तो यह लगता है कि आर्टिकल 13 एक बिगर कॉन्सेप्ट है, उसी के अंदर कोई संविधान संशोधन होगा, और अगर आर्टिकल 13 का हनन हुआ तो छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें यह कानून पारित नहीं करने दिया जाएगा। 13 बड़ा था पहले, संविधान की मूल भावना 13(2) को समझिए। अगर आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों में अगर कोई कानून इन अधिकारों को न्यून करता है, संक्षिप्त करता है, तो उसे नहीं माना जाएगा, उसे 0 घोषित कर दिया जाएगा, सीमा शून्य होगी। लेकिन शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में यह बात आ गई कि 13 से अलग है संविधान संशोधन, इसलिए संसद जो है वो संशोधन कर सकता है। तो कुल मिलाकर पहले इन दोनों केस से यह आ गया कि फंडामेंटल राइट में परिवर्तन संसद कर सकती है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आया, संसद की यहां बल्ले बल्ले हो गई, संसद सर्वोच्च हो गया। लेकिन फिर इसके बाद गोलकनाथ केस आता है 1967 में। पंजाब के एक बहुत बड़े जमींदार, इनके पास जमीन थी। गोलकनाथ केस आता है 1967 में, फिर वही जमीन का मुद्दा। 11 जजों की बेंच ने 6:5 से इस बार निर्णय दिया कि नहीं, संसद को एफआर में फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। अब दुनिया घूम गई, यू टर्न हो गया। पहले 2 केस में यह कहा गया कि संसद को संशोधन का अधिकार है, मौलिक अधिकारों को भी चेंज कर सकता है, क्योंकि संशोधन संसद का विशेषाधिकार है। गोलकनाथ केस 11 जजों की बेंच बैठी थी और 11 जजों में से 6:5 नैरो मार्जिन में यह निर्णय दिया गया कि संसद ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट को भी चाहे तो चेंज कर सकती है। उसने कहा कि नहीं, परिवर्तन का अधिकार नहीं है। मतलब साफ कहा कि जो 13(2) में लॉ लिखा है संशोधन, उसमें भी 13 बहुत बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके अंदर है, या उल्लंघन नहीं कर सकता। और यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 प्रोसीजर बताता है कि कैसे संविधान संशोधन होगा, वो पावर नहीं देता। आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की बात है, जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया, वो ये बता देता है स्पष्ट कि भाई ये केस गोलकनाथ में यह बात निकल कर आती है कि यह स्पष्ट हो जाता है
कि प्रोसीजर तो पता चल गया अनुच्छेद 368 की संविधान संशोधन कैसे होगा, लेकिन यह नहीं बताता कि संसद के पास पावर है और पावर स्पष्ट नहीं है, इसलिए संसद को यह अधिकार अब नहीं दिया जा सकता। गोलकनाथ केस कहता है 6 जजों की बहुमत से यह बात आती है कि फंडामेंटल राइट में अब संसद संशोधन नहीं कर सकती, और इस तरह से यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। स्पष्ट हो गया कि अनुच्छेद 13 का सब क्लास 2 को पावरफुल माना गया और बोला गया कि अब संशोधन नहीं हो सकता। एक चीज और थी इसमें, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की बात आई। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को देखते हुए यह कहा गया कि 1967 गोलकनाथ केस से पहले जो संशोधन हो चुका है उसको अब हम नहीं छेड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसके निर्णय के बाद अब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं बेटा, जैसा मैंने कहा, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। जब ये इतनी बड़ी बात आ गई, संसद का अधिकार अब देखो सीमित हो रहा है। संसद को लगा कि अरे हमारे पर कतरे जा रहे हैं, और उसके बाद आता है 24वां 25वां संविधान संशोधन। 1971 की बात है। 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है, और यहां पर एक 24वें संविधान संशोधन से 13 में सब क्लास 4 लाया जाता है, और 13 का सब क्लास 4 लाकर एक तरह से यह फिर से कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर हो जाता है। मतलब एक तरह से 13(2) के दायरे से बाहर हो जाता है। मतलब संसद चाहे तो फिर से संसद को फिर से पावरफुल बनाने की कोशिश है। गोलकनाथ केस की बातों को न्यून करने की कोशिश करने लगी संसद, और 24वां संविधान संशोधन लाकर 13 सब क्लास 4 जोड़ा गया और बोला गया नहीं, संसद के पास हक है कि वो चाहे तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के अधिकार को फिर से संसद ने अपने पास लेने की कोशिश की, और इसी से आगे बढ़ते हुए तब 25वां संविधान संशोधन भी लाया गया, और 25वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 31C, मतलब एक तरह से आर्टिकल 31 का सब क्लास सी जोड़ा गया, और 31C ने कहा कि 31C विल बी ग्रेटर देन। 31C क्या कहता है? कहता है कि संसद अगर कोई कानून बनाती है 39B और 39C के तहत, 39B और 39C डीपीएसपी में, बेसिकली ये समाजवादी भावना को दिखाता है, रिसोर्स का पुनर्वितरण, असमानता को मिटाने, और संकेंद्रण पैसों का किसी एक हाथ में ना हो, सभी के पास रिसोर्स रहे, जो संपत्ति है राज्य की उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि कोई भूखा ना मरे। और ऐसे में 39B और 39C को इसने बड़ा बनाने की कोशिश की। 31C जोड़कर बताया गया कि 39 का सब क्लॉज बी और 39 का सब क्लॉज सी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको लेकर संसद कोई कानून बनाती है तो आप ये मत लेकर आइए कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 इन सब का उल्लंघन हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि 25वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी जोड़ा गया और कहा गया 39B 39C इंपॉर्टेंट है। अगर संविधान संशोधन के बाद संसद कानून बनाती है तो आप ये लेकर मत आइए कि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो रहा है। संसद को यह अधिकार है, चूंकि उसे यह भी देखना है कि असमानता ना हो, पैसों का संकेंद्रण ना हो और राज्य का रिसोर्स का वितरण सबके पास जाए। तो इस तरह से 24-25 अगर अभी तक की व्याख्या देखें तो शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह केस, इन ने कहा कि संसद पार्लियामेंट शक्तिमान है, लेकिन गोलकनाथ केस आया और गोलकनाथ केस ने सब कुछ पलट दिया और कहा नहीं, संसद की सीमाएं हैं, मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं होता। जब मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हुआ, राजनीतिज्ञों की सीमाएं आने लगी। जब ताकतवर प्रधानमंत्री आया, मेजॉरिटी आई, उसने बदल कर रख दिया और दो संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। और इन दोनों के द्वारा, इस अमेंडमेंट के द्वारा फिर से अपने पास पावर ले लिया
कि वो चाहे तो संविधान संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकार। और अब आते हैं उस माइलस्टोन केस पर जहां से बेसिक स्ट्रक्चर आया और कैसे संविधान में समन्वय की बात आई। जी हां, बात है केशवानंद भारती केस, द माइलस्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। केशवानंद भारती केस 1973 केरल के थे। इनकी मठ पर केरल गवर्नमेंट ने एक तरह से आधिपत्य कर लिया, मुआवजा भी प्रॉपर नहीं दिया, तो केशवानंद भारती केस है। और अभी तक के भारतीय इतिहास में सबसे अधिक जजों की बेंच इसी मुद्दे पर बैठी 13 जजों की बेंच ने निर्णय लिया। और 13 जज, इसे मैंने पहले बताया था, गोलकनाथ केस में 11 लोग थे, तय था उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहां भी देखिए इत्तेफाक, इस केस का निर्णय भी 7:6 से दिया गया। 7 एक तरफ थे, 6 एक तरफ। अब इस केशवानंद भारती केस ने इन दोनों, जो अभी लड़ाई चल रही है कि संसद संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में कि नहीं, एक कहता है कर सकती है, एक पक्ष कहता है गोलकनाथ केस से नहीं कर सकती है। केशवानंद ने कहा कि बेटा बीच में आओ और एक समन्वय की रणनीति बनाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों ने निर्णय दिया जो पक्ष में थे कि संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और यहीं पर आया किंतु वह बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन का अधिकार संसद को नहीं है। एक समन्वयता की बात आई, एक पहले का पक्ष था सब कुछ बदल देंगे, एक ने कहा नहीं बदल सकते। तो केशवानंद भारती केस कहता है कि नहीं भाई, संसद को यह तो अधिकार है, कार्यपालिका को यह अधिकार तो है कि संशोधन कर सकती है, लेकिन वहां संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आ गया मूल ढांचे का। यह है हमारे संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कि केशवानंद भारती में ये क्यों आया, कैसे आया। अब यहीं से अलग अलग वादों में, केस में यह आने लगा कि फिर ये आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या भारत के संविधान का। तो जैसा मैंने कहा, यह हमारे संविधान की नींव है, हमारे संविधान की आत्मा है। अगर इन्हें संशोधित किया गया तो एक तरह से संविधान विदों ने जिस तरह, हमारी संविधान सभा ने जिस तरह संविधान की रचना की थी, वो एक तरह से ध्वस्त होने लगी। तो क्या क्या अलग अलग वादों में, केसों में जब आया कि मूल ढांचा है क्या, तो बोला गया जैसे भारत का संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली, राजनारायण केस से आया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारे एक तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर, इस तरह से पूरी कई तरह की अलग अलग केस से अलग अलग जब जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आए, उसके द्वारा यह डिफाइन होने लगा कि आखिर हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जो भी आप मूल भावना देखते हैं, अगर हम उद्देशिका देखें, उद्देशिका में जो वर्णित शब्द वाक्य हैं वो हमारा मूल ढांचा है। समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, प्रभुता संपन्न हैं, ये सब हमारा मौलिक ढांचा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, संघीय ढांचा होना चाहिए, केंद्र राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। इस तरह से मूल ढांचा विकसित होता गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये आगे भी अलग अलग केसों से बढ़ता रहेगा। और इसी संदर्भ में जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली बात थी, जिसके द्वारा संविधान को ताकत मिलती है कि संसद पर अंकुश लगा सके, इसी केशवानंद भारती केस से आया कि जो 9वीं अनुसूची है, इस 9वीं अनुसूची, मतलब कुल मिलाकर हम कहें कि केशवानंद भारती से आया कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू है, यह भी मौलिक ढांचा है। और इस जुडिशियल रिव्यू को बाद में यह कहा गया कि राजनारायण केस जब 1975 में आता है तो उसमें यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब जब 9वीं अनुसूची, चूंकि वो संसद की एकदम ऐसा अधिकार था जिसमें किसी भी तरह से इंटरफियर नहीं होता था न्यायपालिका का, उसके बाद 1981 में 1981 में वामन राव केस,
और फिर 2007 में कोहिलो केस में यह क्लियर हो गया कि न्यायिक पुनरावलोकन मूल ढांचा है और यह नवी अनुसूची को भी देख सकता है, मतलब 9 शेड्यूल का भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। और इस तरह एक तरह से संविधान के व्याख्या के क्रम में संसद क्या कर सकती है, न्यायपालिका किस तरह उसे कंट्रोल कर सकती है, इन दोनों के बीच संघर्ष आगे बढ़ता रहा। और इस मौलिक ढांचे, मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट ने संसद पर एक सीमा लगा दी कि आप सब कुछ नहीं बदल सकते, आपके अधिकारों की एक तरह से लिमिटेशन है। और बेसिक स्ट्रक्चर का यह कॉन्सेप्ट आते आते बहुत मिनर्वा मिल्स जब विवाद आता है तो उसमें कैसे डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों को कह दिया गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ने हमारे संविधान की मूल भावना को बनाए रखा और संसद और न्यायपालिका के बीच एक समन्वय की बात शुरू की और खासकर संसद के अधिकारों, एब्सोल्यूट अधिकारों पर रोक लगाने का काम किया।